हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सभी को। राम राम भाई। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए, जो कल हम पजेसिव केसेस के यूजेस डिस्कस कर रहे थे नाउन्स में। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पजेसिव केसेस को लेकर ही आज जो हम पजेसिव केसेस के यूजेस डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उनको लेकर मैं एक बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि तुम लोग जानते भी होगे, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। राधे राधे भाई, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। हम्म, चलिए, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं कि मैं फिर से एक बार देखिए बता देता हूं आपको। जो हम लास्ट क्लास में पजेसिव केसेस के यूजेस डिस्कस कर रहे थे, जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं यूजेस को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो हम यूजेस डिस्कस करेंगे पजेसिव केसेस के, उनको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं कि पहले हम डिस्कस कर लें, अगर किसी बच्चे को पहले से नहीं पता, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। देखिए, जैसे मान लो ये कुछ लोग हैं, ठीक है। ठीक। और दीज आर सम पीपल, ये कुछ लोग हैं। और मैंने किसी पर्सन से पूछा कि भाई ये लोग कौन है, ठीक है। या फिर मैंने उसको पूछा कि भाई तुम क्या इन लोगों को जानते हो। अब सपोज हमारा लिसनर जो है वो इनमें से एक किसी पर्सन को जानता है। सपोज ये वो पर्सन है जिसे वो जानता है, तो वो आंसर कर देगा आई नो अ मैन। आ नो अ मैन क्यों उसने आंसर किया, ये भी समझ लेना। जो एन आर्टिकल होते हैं, ये वन की वीकर फॉर्म होते हैं, और इनका यूज हम करते हैं किसी ऐसे नाउन को रेफर करने के लिए जिसकी आइडेंटिटी इनडेफिनिट हो। मतलब जिसकी आइडेंटिटी डेफिनेट ना हो, इनडेफिनिट आइडेंटिटी का हो। अब ये काफी लोग हैं, इनमें से किसी एक इंडिविजुअल को वो जानता है, सबको नहीं जानता, तो वो उसके लिए यूज कर लेगा ए। ए आर्टिकल हम तब तक यूज करेंगे जब तक कि हम उसको डिफाइन ना कर दें कि विच वन इज द पर्सन, कि वो पर्सन कौन सा है जिसे हम जानते हैं, ठीक है। तो जब हम ए आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसकी वजह यही है कि पर्सन तो एक ही है, क्योंकि एन आर्टिकल वन की वीकर फॉर्म होते हैं। तो वो एक पर्सन है जिसे ये जानता है, लेकिन वो एक कौन सा है वो अभी हम डिफाइन करेंगे, तब जान पाएगा दूसरा पर्सन कि वो कौन सा वाला एक है जिसे हम जानते हैं। जब तक हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे तब तक उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट है, और हम उसके बाद एन आर्टिकल लिख देंगे। और एन आर्टिकल का मतलब हो गया वन। फिर मान लो कोई एक पर्सन है, और हम अपने लिसनर से पूछें भाई क्या इस पर्सन को तुम जानते हो, तो आंसर आ जाएगा आई नो द मैन। अब जो आंसर आया वो है आई नो द मैन। द का मतलब क्या होता है, द वैसे दैट की विकर फॉर्म होता है। आगे जब हम आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तब भी बेहतर से समझा दूंगा, तब तक समझना। द आर्टिकल जनरली दैट की विकर फॉर्म होता है। तो आई नो द मैन का मतलब वो मैन उसे मैं जानता हूं। द क्यों हमने कहा, क्योंकि जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसी के बारे में हम आंसर देंगे। तो जिस पर्सन को लेकर हम आंसर देंगे वो हमारा मतलब लिसनर जानता रहेगा कि किस पर्सन की बात कर रहे हैं। अब इन बातों से जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब हम वन ऑफ मैनी को डिस्कस करते हैं, वन ऑफ मैनी, कईयों में से किसी एक को रेफर करते हैं, तो जब तक हम उस एक को डिफाइन ना कर लें तब तक वो इंडेफिनिट होता है, और हम उसके साथ में एन आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे को रेफर करें जो द ओनली वन है और कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसकी आइडेंटिटी डेफिनेट होती है, और हम उसके साथ में द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये छोटी सी बात समझनी है। फिर से देखो मैं बता देता हूं। अगर हम वन ऑफ मैनी को रेफर करें, वन ऑफ मैनी का मतलब होता है कईयों में से किसी एक को। तो जिस एक को हम रेफर कर रहे हैं जब तक हम उसे डिफाइन ना कर दें तब तक उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट होती है, और हमें उसके साथ में एन आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो और हमें पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, द ओनली वन, तो उसकी आइडेंटिटी डेफिनेट होती है और हम उसके साथ में द आर्टिकल का यूज करते हैं। हालांकि ए और द आर्टिकल में काफी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उनको डिटेल में हम डिस्कस तब करेंगे जब हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अभी हम आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम नाउन पढ़ रहे हैं। तो ये छोटी सी बात इतनी जान लेना हमारे लिए काफी होगा, जो हम सीखना चाह रहे हैं उसके लिए, कि द आर्टिकल दैट की विकर फॉर्म होता है, एन आर्टिकल वन की विकर फॉर्म होते हैं। अगर हम वन ऑफ मैनी को रेफर करेंगे, कईयों में से किसी एक को, तो हमें उसके साथ में एन आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम द ओनली वन को रेफर करेंगे तो हमें उसके साथ में द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। देखिए, अब यहां पे हमने एक एग्जांपल लिखा, एन अंकल ऑफ डैश हैज सेंट मी दिस गिफ्ट, एंड द अंकल ऑफ डैश हैज सेंट मी दिस गिफ्ट, ठीक है।
ये हमने दो एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक। और इनके लिए ऑप्शन दिया हमने आई, मी, माई, माइंड। मैं एक बार चाहूंगा कि तुम लोग अपने आप आंसर कमेंट करो। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ना, इनके ऑप्शंस वो दे रखे हैं, आई, मी, माई, माइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ये तुम लोग कमेंट करके बताओ। सही है, बढ़िया कोशिश कर रहे हो तुम लोग। अब देखो, हाँ बहुत अच्छा आंसर तुम लोग दे रहे हो, बस एक छोटी सी बात अब जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्या समझना है, आई किसी भी ऑप्शन में नहीं आ सकता और माई किसी भी ऑप्शन में नहीं आ सकता। आई क्यों नहीं आ सकता, मैं समझा देता हूं। आई इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास पहले से ही अंकल लिखे हुए हैं, हमें ऑफ प्रिपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट आई बन नहीं सकता, तो आई वाला ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद में जो माई है ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। माई क्यों गलत हो गया, देखो इसको समझना। माई बच्चे इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये डिटर्मिनर होता है जो बिना नाउन के नहीं लिखे जा सकते। देखो, डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन्स के साथ में करते हैं उन्हें डिटर्मिन करने के लिए, ठीक है। माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। ये वर्ड्स हैं हमारे डिटर्मिनर्स, पजेसिव डिटर्मिनर्स इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और ये नाउन्स के साथ लिख के यूज किए जाते हैं। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन के साथ ही लिख कर यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये इट्स है। उसके बाद में माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है। ये है प्रोनाउंस। तो ये एक छोटी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, यहां से काम की बात है, ध्यान रखना। काफी इसके यूजेस होंगे, बार बार हमें अलग अलग चैप्टर्स में यूज करने पड़ेंगे। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स होते हैं, इनका यूज हम करते हैं नाउन्स के साथ लिखकर। अच्छा, माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है, ये है पजेसिव केस के प्रोनाउन और इनका यूज हम करते हैं पजेशन की जगह पर। इस डिफरेंस को ऐसे समझना, जैसे हमने लिखा माई फ्रेंड, ठीक है, तो ये फ्रेंड नाउन है। हुज फ्रेंड ये बताने के लिए हमने यहाँ पे माई लिख दिया है, जो पजेसिव केस का डिटर्मिनर होता है, तो ये हो गया माई फ्रेंड। अगर हम चाहें तो इस माई फ्रेंड को हटा के इसकी जगह पे प्रोनाउन लिख सकते हैं माइन। तो माइन प्रोनाउन है, उसके साथ डिटर्मिनर लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और नाउन को रिप्लेस कर देगा वो। तो ये हमें डिफरेंस समझना है कि प्रोनाउंस का यूज नाउन्स की जगह पर किया जाता है, जब नाउन नहीं दे रखे हो तो उनकी जगह हम प्रोनाउंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनर्स का यूज नाउन के साथ किया जाता है। तो माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स हैं, इनका यूज हम नाउन के साथ करते हैं। तो ये जो माई है ना, ये डिटर्मिनर है, बिना नाउन के हम इसका यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ब्लैंक के बाद हमने कोई नाउन तो यूज किया नहीं है, तो माई ऑप्शन नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑप्शन बच गया मी और माइन, इनमें क्या डिफरेंस है, तो माइन का तो डिफरेंस इसे समझ लो कि भाई माइन जो है ये पजेसिव केस का प्रोनाउन है, इसका यूज हम करते हैं इन प्लेस ऑफ पोजेशन, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड हमने लिखा, तो माई हो गया डिटर्मिनर, फ्रेंड हो गया पोजेशन। तो उसी माई फ्रेंड नाउन को हटा के अगर हम चाहें तो उसकी जगह माइन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स का यूज नाउन के साथ करना है और प्रोनाउन का यूज नाउन के प्लेस पे करना है। अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि मी और माइन ये दोनों प्रोनाउन है। मी है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, ये स्पीकर के लिए यूज होता है प्रोनाउन। माइन जो है ये है पजेसिव प्रोनाउन, ये स्पीकर के पजेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो मी का मतलब है पर्सन, स्पीकर, और माइन का मतलब है उसका पजेशन। तो जैसे यहाँ पे हमने सपोज एक एग्जांपल लिखा, मान लो हमने एक एग्जांपल ऐसे लिख दिया, कलर चेंज कर देता हूं। मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा,
दीज आर योर कार्स एंड दोज आर माइन। ठीक है, तो जो हमने माइन लिखा है ना, इस माइन का मतलब है माई कार्स, क्योंकि माइन प्रोनाउन है, पोजेशन के लिए यूज होगा, तो माइन का मतलब है माई कार्स। तो ये जो माइन है ये प्रोनाउन है, इसका यूज हम करेंगे पोजेशन की जगह पर। अब जैसे यहाँ पे कार्स की बात हो रही है तो यहाँ पे माइन का मतलब कार्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर अंकल की बात हो रही है तो यहाँ पे माइन का मतलब अंकल्स हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है तो इसका मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना है। डन। अब चलो मैं तुम्हें वापस लाता हूं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है इस ब्लैंक को हमें फिल करना है। ये हम जान चुके हैं कि आई ऑप्शन हो नहीं सकता आंसर, माई हो नहीं सकता, मी और माइन में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। मी और माइन में डिफरेंस क्या है हमने वो भी समझ लिया। मी का मतलब है स्पीकर खुद, पर्सन, क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन के लिए यूज होगा। माइन पजेसिव प्रोनाउन है, वो उसके पजेशन के लिए यूज होगा। यहाँ पे अंकल की बात हो रही है तो माइन का मतलब है माई अंकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आना। यहाँ पे हमने आर्टिकल लिखा एन। अभी हमने पढ़ा कि एन आर्टिकल का मतलब वन होता है और इसका यूज हम तब करते हैं जब हम वन ऑफ मैनी को रेफर करते हैं। तो अगर स्पीकर यहाँ पे एन अंकल लिख रहा है तो इसका मतलब इसके अंकल इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट होने का मतलब इसके कई अंकल होंगे, उनमें से किसी एक अंकल को रेफर किया जा रहा है। तो ये वन ऑफ मैनी वाली सिचुएशन हो गई। ये वो वन हो गए जिन्होंने इसे गिफ्ट भेजा है, और ये वन किसका पार्ट है, तो यहाँ पे हमें वो टोटल लिखना पड़ेगा जिसका ये पार्ट है। तो हम लिख देंगे माइन, एन अंकल ऑफ माइन। ठीक है, माइन का मतलब समझना, माइन का मतलब है माई अंकल्स, टोटल अंकल्स, और एन अंकल का मतलब उनमें से कोई एक जिन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है। ठीक है, फिर इसमें आ जाते हैं। द अंकल ऑफ डैश हैज सेंट मी दिस गिफ्ट। अब यहां पे हमने अंकल के साथ में आर्टिकल यूज किया द आर्टिकल का मतलब होता है डेफिनेट, द ओनली वन। तो अगर हम यहाँ पे द अंकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये अंकल एक ही है और कोई अंकल इस स्पीकर के होंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कईयों में से किसी एक को रेफर करना होता है तो वो पर्सन हमारे लिए इंडेफिनिट होता है और हम एन आर्टिकल लिखते हैं। अगर हम द आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके एक ही अंकल है। तो अगर इसके एक ही अंकल हैं और कोई अंकल है नहीं तो फिर हमें यहाँ पे लिखना चाहिए मी। ये आंसर है। मैं फिर से नहीं समझा दूंगा लेकिन एक बार समझना। 11th का आंसर है माइन और 12th का आंसर है मी। ठीक, चलो अब फिर से एक बार देखो समझाता हूं, ऐसा समझना। सपोज हमने एक सेंटेंस लिखा ए, माई ब्रदर इज अ टीचर। ठीक है, दूसरा हमने लिखा माई ब्रदर्स आर टीचर्स। अब देखो ये दोनों सेंटेंसेस सही है। ठीक है, माई ब्रदर इज अ टीचर का मतलब हो गया कि ये जो स्पीकर है इसका एक ही भाई है और वो टीचर है। चलो ये सेंटेंस ही हो गया। बी का मतलब हो गया माई ब्रदर्स आर टीचर्स, इसका कितने मतलब एक से ज्यादा भाई हैं, क्योंकि अगर हम प्लूरल नंबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके भाई एक से ज्यादा होंगे और वो जो भी है वो टीचर है। ठीक है, तो ये दोनों सही हो गए। अब हम मान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई एक पर्सन है उसके कई भाई हैं लेकिन उनमें से टीचर कोई एक है, तो हम ऐसे लिख देंगे माई अ ब्रदर इज अ टीचर। ठीक है, माई अ ब्रदर इज अ टीचर। फिर से देखो समझना बेटा, सौरभ संदेश मौर्य। ठीक है, ध्यान से बहुत फोकस के साथ में चीजों को सुना करो और समझा करो। ठीक है, हम्म, अब देखो यहां पे समझना। मान लो किसी पर्सन का एक ही भाई है और वो टीचर है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे माई ब्रदर इज अ टीचर। किसी पर्सन के भाई एक से ज्यादा हैं तो हम ऐसे लिख देंगे, वो सारे टीचर हैं तो हम ऐसे लिख देंगे। अब किसी पर्सन के भाई हो एक से ज्यादा लेकिन टीचर उनमें से कोई एक ही हो तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा माई या ब्रदर इज अ टीचर। लेकिन फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एन आर्टिकल का यूज हम किसी नाउन के साथ तब करते हैं जब उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट हो। ठीक है, लेकिन अगर हम माई लिख रहे हैं तो इसके मतलब इसकी आइडेंटिटी डेफिनिट होगी, तो ये दोनों माई और एक ही नाउन के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम माई ब्रदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ब्रदर हो गया डेफिनिट, लेकिन ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इंडेफिनिट। तो ये हमने गलत सेंटेंस लिख रखा है, ग्रामेटिकली ये गलत लिखा हुआ है। तो देखो हम इसको कैसे सही करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर। तो माई ब्रदर्स का मतलब क्या हो गया, टोटल ब्रदर्स जितने भी मेरे भाई हैं वो सारे, और वन ऑफ का मतलब हो गया उनमें से कोई एक। डन।
अब ये जो हमने वन यूज किया ना, ये हमने यूज किया उस ब्रदर की जगह पे जो टीचर है। तो अगर हम चाहें तो इस वन को हटा के उस ब्रदर नाउन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ब्रदर, तो हमें ब्रदर के साथ आर्टिकल लिखना पड़ेगा ए आर्टिकल इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि वो इन्हीं में से कोई एक है। जब तक हम अपने लिसनर को ये ना समझा देंगे कौन से वाला, तब तक वो इंडेफिनिट है। तो हमने आर्टिकल लिख दिया अ ब्रदर, अ ब्रदर ऑफ। अभी जो माई ब्रदर्स हमने नाउन लिख रखा था ना, अब हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जिस नाउन के लिए मतलब वो नाउन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ब्रदर। तो अब जब हमने ब्रदर एक बार मेंशन कर दिया तो हम दोबारा नाउन ना लिख के उसकी जगह प्रोनाउन लिख देंगे। अब माई ब्रदर्स जो नाउन है, अगर हम इसकी जगह प्रोनाउन लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा माइन, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ये जो माई है डिटर्मिनर हमने लिख रखा है इस नाउन के साथ। तो अगर हम इस नाउन को रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह हमें पजेसिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएगा माइन, अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ टीचर। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लिखें वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर, या हम लिखें ब्रदर ऑफ माइन इज अ टीचर। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वन ऑफ माई ब्रदर्स, ये बहुत कॉमन है बोलचाल में, हम इसको अक्सर यूज करते हैं और इसको लेकर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो हमने ब्रदर ऑफ माइन लिखा है ना, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देता है। तो अपना समझ लो कि एन आर्टिकल का मतलब होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है वन ऑफ मैनी। तो जब हम वन ऑफ मैनी को रेफर करते हैं, कईयों में से किसी एक को रेफर करते हैं, तो जिस एक को हम रेफर करते हैं उसको ऑफ से पहले लिख देते हैं और उस टोटल को जिसका वो पार्ट है ऑफ के बाद लिख देते हैं, ठीक है। एक और चीज भी यहां से समझ लेना आप लगे हाथ। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा माई कार, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं द कार ऑफ मी, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें राम्स कार, तो हम इसको लिख सकते हैं द कार ऑफ राम, ठीक। तो जो राम्स है और ऑफ राम है, ये दोनों हुज का रिप्लाई है, ठीक है। और उसी तरीके से माई कार है और द कार ऑफ मी है, तो ये माई और ऑफ मी, ये भी दोनों हुज का रिप्लाई है। अब ये बात मैंने क्यों समझाई, इसको ऐसे समझना है। ये जो हमने माई ब्रदर्स आर टीचर्स लिखा है ना, अगर हम इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं द ब्रदर्स ऑफ मी आर टीचर्स, द ब्रदर्स ऑफ मी आर टीचर्स। अगर हमें टोटल को रेफर करना है, पार्ट को नहीं, ठीक है। अगर हमें पार्ट को रेफर करना है तब तो हम ऑफ के बाद में टोटल लिखेंगे, लेकिन अगर हमें टोटल को रेफर करना है तो हम द आर्टिकल के साथ लिख देंगे द ब्रदर्स ऑफ मी आर टीचर्स। उसी तरीके से जो लिखा है ना माई ब्रदर इज अ टीचर, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं द ब्रदर ऑफ मी इज अ टीचर, द ब्रदर ऑफ मी इज अ टीचर। तो अगर हमें किसी पार्ट को नहीं रेफर करना है, टोटल को रेफर करना है, तब तो हम ऑफ के बाद में टोटल नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हमें किसी पार्ट को रेफर करना है तो हम ऑफ के बाद उसका टोटल लिखते हैं। टोटल का मतलब वो जिसका वो एक पार्ट है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं वापस इस क्वेश्चन पे तुम्हें लाता हूं, यहां पे आ जाओ। रिपीट रिपीट मत चिल्लाओ बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। जब एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, बाद में उसको देखना सुनना समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पूरा ध्यान याद है, अगर मैं लाख बार समझा लूं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में ये हरकतें हमेशा होती रहती हैं, क्योंकि हम उतना बच्चों को कभी कर नहीं पाते हैं। कान में हेडफोन लगाओ, अब पूरा ध्यान फोन पे दो, क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तब इंग्लिश समझ में आएगी बच्चे, ठीक है। हाँ, सारी देश दुनिया से ध्यान हटा लो, घर में टीवी चल रही है कि नहीं चल रही, मेहमान आए कि नहीं आए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो सब छोड़ दो, ठीक है। तभी ये बातें समझ में आएंगी जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश आसान है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। ध्यान देने से हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। मतलब मुश्किल तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल होती तो हमारे जैसे कैसे सिखा पाते इसे, लेकिन ध्यान दिया करो, ठीक है। वो सारी बातें, ज्ञान की बातें बाद में करेंगे बेटा अभिषेक, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अभी पहले जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ नहीं रहा। तुम लोग बहुत नंबर एक के उल्लू हो यार। जो समझा रहा हूं वो पकड़ में नहीं आ रहा, ध्यान देखो वहां ले जा रहा है। वो एक बीच में भी पूछ रहा था फूड कौन से टाइप का नाउन है। अब देखो इन मूर्खों को क्या समझाएं, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर ये, और वो वहां पे फूड कौन से टाइप का नाउन है। तो जब होता है कोई चीज हमें मतलब थका देती है ना हमारे दिमाग को, तो हम उसका एस्केप रूट ढूंढते हैं कि इससे बच के अब कहाँ जाएं, तो हम इधर उधर की सोचने लग जाते हैं, ठीक है। फिर हम चाहते हैं अकेले तो इधर उधर सोच के मजा नहीं, अब दूसरा भी कोई हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए। भाई जो समझा रहा हूं पहले इसको समझो ना। चलो अब ये सारी बातें मैं खत्म करता हूँ, वापस आ जाओ यहाँ पे। हमने लिखा एन अंकल, तो एन का मतलब हो गया इंडेफिनिट। भाई एन आर्टिकल इंडेफिनिट नाउन के साथ लिखे जाते हैं। तो अगर हम एन अंकल में एन अंकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन के और भी अंकल होंगे, क्योंकि अगर एक ही अंकल होते ना, द ओनली वन होते, तो वो डेफिनेट होते, हम द आर्टिकल लिखते।
तो अगर हम एन अंकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन के अंकल और भी होंगे। तो ये वो अंकल हो गए जिन्होंने इसको गिफ्ट भेजा, और इसके टोटल अंकल्स का ये पार्ट हो गया। तो यहां पे हम ऑफ के बाद लिखेंगे टोटल, जिसमें से एक को हम रेफर कर रहे हैं। टोटल का मतलब है सारे अंकल्स। तो अगर हमें किसी पर्सन के अंकल्स को रेफर करना है, ना कि उस पर्सन को, तो हम पजेसिव प्रोनाउन लिख देंगे माइन। तो एन अंकल ऑफ माइन का मतलब पता है क्या होगा? एन अंकल ऑफ माइन का मतलब हो गया वन ऑफ माई अंकल्स। अब ये समझ में आएगा नहीं, बदतमीजी इधर उधर की दो रहे हो। ऑनलाइन जब हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए बच्चे, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि हम सलीके से पढ़ें, तमीज से पढ़ें, ठीक है। ऑफलाइन तो क्लासरूम में चलो टीचर होता है, हमसे दो क्वेश्चन पूछता है और हमें पूछ समझ के हमें समझा देता है, लेकिन ऑनलाइन में तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है ना। तो एन अंकल ऑफ माइन का मतलब हो गया वन ऑफ माई अंकल्स, मेरे अंकल्स में से कोई एक। अब हमें कैसे पता चला इसके अंकल और भी होंगे? ये एन आर्टिकल लिखा था, इससे पता चल गया। अच्छा, द अंकल का मतलब है इस पर्सन के अंकल एक ही होंगे और कोई अंकल होंगे नहीं, क्योंकि अगर और कोई अंकल होते उनमें से एक को रेफर करता तो इसको एन आर्टिकल लिखने पड़ते। तो अगर हम द आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन के अंकल एक ही है और कोई अंकल है नहीं। तो अगर कोई और अंकल है ही नहीं तो हम किसको रेफर करेंगे टोटल के थ्रू? तो हम यहाँ पे लिख देंगे मी। द अंकल ऑफ मी का मतलब हो गया। देखो तुम लोगों को तो आवाज आ रही है क्या? सर वाईफाई सही चल रहा है पर बफरिंग काफी हो रही है। बफरिंग क्यों हो रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हमारा नेट तो आ रहा है क्या? बफरिंग हो रही है, एक मिनट मुझे चेक करने दो। नेट तो आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? एक मिनट मुझे आप लोग देखने दो थोड़ा सा। चलिए अब सही हो गया होगा, ठीक है। ये असल में रिफ्रेश करना पड़ा इसको, तो ये सही हो गया। आ जाइए वापस। तो देखिए, हाँ अब सही हो गया होगा, सही चल रहा है ना, चलो ओके। अब जैसे हमने लिखा फ्रेंड ऑफ मोहन, तो अब फ्रेंड ऑफ मोहन का मतलब पता क्या हुआ? अब फ्रेंड ऑफ मोहन का मतलब ये है कि फ्रेंड मोहन के और भी होंगे, क्योंकि अगर मोहन का एक ही फ्रेंड होता ना तो हम यहाँ पे द आर्टिकल लिखते। तो अगर यहाँ पे और भी फ्रेंड होंगे मोहन के और उनमें से हम एक को रेफर कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ मैनी वाली सिचुएशन हो गई। ये हो गया वो वन, और ये हो गया मैनी जिसका वो पार्ट है। मैनी का मतलब है मोहन के सारे फ्रेंड्स। तो अगर हमें मोहन को नहीं, मोहन के फ्रेंड्स को रेफर करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए मोहन्स। अब ये जो हमने पजेसिव केस लिखा है ना, ये मोहन को नहीं रेफर कर रहा है, ये मोहन के फ्रेंड्स को रेफर कर रहा है। और अब फ्रेंड ऑफ मोहन्स का मतलब देखो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ मोहन। वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ मोहन, तो ये जो हमने द फ्रेंड्स ऑफ मोहन लिखा है ना, इसकी जगह पे मोहन्स आ गया पजेसिव केस, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने लिखा द फ्रेंड ऑफ सरल्स। द फ्रेंड ऑफ सरल्स का मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम फ्रेंड के साथ में द आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब सरल का फ्रेंड एक ही होगा और नहीं होंगे। तो अगर एक ही फ्रेंड होगा तो हम ये पजेसिव केस लिखकर किसे रेफर कर रहे हैं? तो इसको सिंपली ऐसे लिखो, द फ्रेंड ऑफ सरल। अच्छा, द फ्रेंड ऑफ सरल का मतलब समझना क्या है? द फ्रेंड ऑफ सरल का मतलब है सरल्स फ्रेंड। मतलब अगर मान लें सरल का एक ही फ्रेंड है और कोई फ्रेंड है ही नहीं और हम उसी को रेफर कर रहे हैं, तो हमें इसके साथ में द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो द आर्टिकल लिखने का मतलब हो गया द फ्रेंड ऑफ सरल्स, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा द फिफ्थ नॉवेल ऑफ दिस ऑथर। अब हमने यहाँ पे फिफ्थ नॉवेल लिखा है ना, तो इसका मतलब इस ऑथर ने कम से कम 5 नॉवेल्स तो लिखी होंगी। अगर हम द फिफ्थ नॉवेल लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन ने कम से कम 5 नॉवेल्स तो लिखी ही होंगी। अब उनमें से हम एक को रेफर कर रहे हैं, तो हम रेफर कर रहे हैं वन ऑफ मैनी को। मतलब उस ऑथर की जितनी भी नॉवेल्स हैं उनमें से एक को रेफर किया जा रहा है। तो ये वन हो गया। अब इसके बाद हमें पार्ट, ये पार्ट हो गया और इसका टोटल लिखना है। टोटल का मतलब हमें ऑथर नहीं, ऑथर की सारी नॉवेल्स जिनमें से एक को हम रेफर कर रहे हैं, रेफर कर मतलब यूज करना है। तो अगर हमें ऑथर को नहीं, उसकी नॉवेल्स को रेफर करना है तो ऑथर्स लिख दो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द फिफ्थ नॉवल ऑफ दिस ऑथर्स इज बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ स्टोरी, ठीक है। तो यहां से हमें ये सीखना है, जब हम वन ऑफ मैनी को रेफर करते हैं, कईयों में से किसी एक को, ठीक है, तो हम उस ऑफ से पहले पार्ट लिखते हैं और ऑफ के बाद में टोटल लिखते हैं जिसका वो पार्ट होता है। अब उस टोटल को रेफर करने का यही तरीका होता है कि आप पजेसिव केस लिख के उसे रेफर कर सकते हो, ठीक है।
चलो, अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया ना कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड मैं दो क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लिखता हूँ, एक बार आंसर बताएं। पहला क्वेश्चन देखो, दिस शर्ट ऑफ यू इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, आई हैव वॉच्ड सम मूवीज ऑफ दिस एक्टर। चलो, ये दो क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं, अपने आप सही करो। आई हैव वॉच सम मूवीज ऑफ दिस एक्टर एंड दिस शर्ट ऑफ यू इज वेरी कॉस्टली। मोहन्स का पजेशन है बेटा फ्रेंड। पजेसिव केस में फ्रेंड लिख रखा है ना, पहले मेंशन कर रखा है, तो मोहन्स जो पजेसिव केस हम लिख रहे हैं उसका मतलब है फ्रेंड, मोहन के फ्रेंड्स। योर्स सही है। आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, जैसे हमने लिखा दिस शर्ट ऑफ यू, तो ऐसा तो है नहीं यू के पास एक ही शर्ट होगी, यू के पास शर्ट तो और भी होंगी, लेकिन हम उसमें से किसी एक पर्टिकुलर को रेफर कर रहे हैं, तो ये वो वन हो गया जिसको हम रेफर कर रहे हैं, और यहाँ पे वो टोटल आ जाएगा जिसके पीस को हम रेफर कर रहे हैं, मतलब यू की जितनी शर्ट्स हैं उनमें से किसी एक को शर्ट को हम रेफर कर रहे हैं। तो ऑफ के बाद हमें टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल का मतलब वो मैनी जिसका ये पार्ट है। अब हमें पता है यू जो है पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सन को रेफर करेगा, ठीक है, शर्ट को रेफर करेगा नहीं, तो या तो हम लिखें योर शर्ट्स, ठीक है, लेकिन चूंकि शर्ट हमने पहले मेंशन कर ही रखा है तो दोबारा शर्ट को रिपीट करके क्यों लिखोगे, तो उसकी जगह लिख दो योर्स। योर्स का मतलब योर शर्ट्स, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा दिस शर्ट ऑफ योर्स। अब दिस शर्ट ऑफ योर्स का मतलब समझना क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दिस ऑफ योर शर्ट्स, दिस ऑफ योर शर्ट्स। दिस ऑफ योर शर्ट्स का मतलब जो तुम्हारी टोटल शर्ट्स हैं उनमें से ये वाली। तो जब हमें वन ऑफ मैनी को रेफर करना होता है, कईयों में से एक को, तो ऑफ के बाद में लिखा करो टोटल को रेफर करने वाले वर्ड्स, ठीक है। अब आ जाओ बी ऑप्शन पे, आई हैव वॉच सम मूवीज ऑफ दिस एक्टर। तो ये सम जो होता है इसका मतलब पार्ट होता है, ठीक है। जो फंडामेंटल्स में तुम्हें वीडियोस दे रखे हैं डिटर्मिनर्स के, उसमें सम और एनी समझा रखा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि सम का मतलब पार्ट होता है। तो अगर हम सम मूवीज लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया पार्ट। अच्छा, ये पार्ट किस टोटल का है वो हमें ऑफ के बाद लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस एक्टर ने जितनी भी मूवीज की हैं उनमें से कुछ, तो ये वो हो गई जिनको मैंने देखा है, और यहाँ पे हमें वो टोटल लिखना पड़ेगा जिसका ये पार्ट है। तो अब हमें एक्टर को नहीं रेफर करना, हमें रेफर करना है एक्टर की मूवीज को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पजेसिव केस, ठीक है। सम मूवीज ऑफ दिस एक्टर्स, सम मूवीज ऑफ दिस एक्टर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ दिस एक्टर्स मूवीज, सम ऑफ दिस एक्टर्स मूवीज, ठीक है। मैं देखो लिख भी देता हूं तुम्हें अगर बात समझ में ना आ रही हो। सम ऑफ दिस सम मूवीज ऑफ दिस एक्टर्स का मतलब देखो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सम ऑफ दिस एक्टर्स मूवीज। तो दिस एक्टर्स मूवीज हो गया टोटल, और उसका ये पार्ट हो गया सम। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द बिजनेसमैन स्टेड एट वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। अब हमें ये सेंटेंस सही करना है। पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपने आप इसका आंसर कमेंट करो। द बिजनेसमैन स्टेड एट वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों आंसर कमेंट करो।
मिनिस्टर्स, अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैं इसको तुम लोग छोड़ो, मैं एक दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लिख देता हूं, इसका आंसर बताओ जरा। एक हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, जैसे हमने यहाँ पे एक मूवी लिखी, सपोज कोई भी लिख देते हैं, सपोज हमने लिख दी यहाँ पर मूवी आनंद। आनंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी आई हैव वॉच्ड। अब ये एक सेंटेंस लिखा तुम लोगों के सामने, अगर इस सेंटेंस में तुम्हें कोई मिस्टेक समझ में आया तो आंसर बताओ, ठीक है। हाँ बेटा, वो छोड़ दो सारी चीजें पहले वाली, अब इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। आनंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड, या आई हैव वॉच्ड। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया तुम लोगों ने, ठीक है। अभी भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, देखो मैं उनको और समझा देता हूँ, अभी भी एक दो होंगे बेचारे जो नहीं पकड़ पाए होंगे, मैं उनको समझा देता हूँ। देखो यहां से समझना, मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ द क्वेश्चन वॉज इजी, ठीक है। और एक दूसरा लिखा, वन ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी। बी और सी ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं, अब ये बताओ ये दोनों सही हैं दोनों गलत हैं? और अगर दोनों ही गलत हो तो उनको हम कैसे सही कर सकते हैं? वन ऑफ द क्वेश्चन वाज इजी एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरली बच्चों को ये आते रहते हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हम्म, सही है। सही है। सही है, आंसर बिल्कुल तुम लोग सही बता रहे हो, ठीक है। हाँ, एक बच्चा बता रहा है डोंट रॉन्ग, लेकिन बच्चे ये गलत हैं। देखो मैं समझाता हूँ इनमें है क्या। ये जो हमने वन ऑफ लिखा है ना, इसका मतलब वन पार्ट हो गया और ये इसका टोटल हो गया। अब एक चीज समझ लो, अगर वन किसी का भी पार्ट है तो इसका जो टोटल है वो मोर देन वन होगा। अगर वो मोर देन वन होगा तो हमें उसे प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस। एक बात। दूसरी बात, जैसे ये जो हम ऑफ लिख रहे हैं ना, ये प्रेपोजिशन है, और इसके बाद जो हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो वो जो हम वर्ब लिख रहे हैं ना, वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्वेश्चंस नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन है ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। तो वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा ये वन। अच्छा, वन होता है सिंगुलर, तो हमें वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी वॉज। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो एक में हमें क्वेश्चंस लिखना है, एक में हमें क्वेश्चन लिखना है। अब इससे क्या समझ में आया? बड़ी छोटी सी बात है, अगर तुम पहले से ना जानते हो, कि वन ऑफ के बाद में, ईच ऑफ के बाद में, ईदर ऑफ के बाद में और नीदर ऑफ के बाद में, ठीक है, नाउन प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर लिखा करो। वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखा करो, वर्ब सिंगुलर लिखा करो, ठीक है। ये हमें समझना था। अब जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो देखो, अगर यहाँ पे वन ऑफ ना लिखा हो तो ये सेंटेंस भी सही है, आनंद इज द ग्रेटेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे वन ऑफ लिखा है, तो इसका मतलब जो बाकी मूवीज हैं उनमें से एक है, मतलब जो मुझे सबसे ज्यादा मूवीज अच्छी लगी उनमें से एक आनंद है, ठीक है। तो अगर हम वन ऑफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके बाद नाउन हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा मूवीज। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज आई हैव वॉच्ड।
तो ये आंसर है। तो इतनी सारी माथापच्ची करके जो मैं तुम्हें समझा पाया या सिखा पाया या जो मैं सिखाना चाह रहा था वो ये था कि वन ऑफ के बाद में, ईच ऑफ के बाद में, नीदर ऑफ के बाद में और ईदर ऑफ के बाद में, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी लिखते हो वो लिखा करो प्लुरल। लेकिन वो जो हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं प्लुरल, वो इस ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर हम बाद में कोई वर्ब लिखेंगे तो उस वर्ब का सब्जेक्ट वन होगा, ईच होगा, इधर होगा, नीदर होगा, और ये सब होते हैं सिंगुलर। तो उस वर्ब को लिखा करो सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद में नाउन प्रोनाउन प्लुरल लिखा करो, लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखा करो। ये हमें यहाँ से छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था वो सीखना था। ठीक। अब जब ये बात समझ में आ गई तो अपने क्वेश्चन पे आओ। यहां हमने लिखा था बिजनेसमैन स्टेड एट वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। अब हमने वन ऑफ लिखा तो इसके बाद हमें नाउन या प्रोनाउन प्लुरल लिखने पड़ेंगे। अब हम देख रहे हैं एक नाउन हमने लिखा मिनिस्टर, जो कि पजेसिव केस में है, और ये प्लुरल नहीं है, क्योंकि कल हम पढ़ रहे थे कि अगर ये प्लुरल होता तो हम ये अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक नाउन है हाउस, जो कि है पजेशन, और ये भी प्लुरल नहीं है। तो ना हाउस प्लुरल है ना मिनिस्टर प्लुरल है। तो वन ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन तो प्लुरल लिखने पड़ेंगे। अब ये गलत लिखा हुआ है। अब हम इनमें से किसे प्लुरल करें ये हमें सोचना है, या तो मिनिस्टर को प्लुरल करें या हाउस को प्लुरल करें। अब हमें ये तो पता नहीं कि भाई क्या सिचुएशन है। मान लो अगर कई मिनिस्टर्स हों और उनमें से किसी एक के मिनिस्टर के घर पे रुक गया, ठीक है, हाँ, मान लो कई मिनिस्टर हैं और उनमें से किसी एक मिनिस्टर के घर पे जाके पर्सन रुक गया, तब तो मिनिस्टर प्लुरल करके लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हरिओम, आज ये सभी स्टूडेंट्स, आज बारिश हुई है ना यहाँ पे, तो बहुत तेज हवा वगैरह भी चल रही थी, तो मुझे लगता है पता नहीं है क्या हो रहा है नेट वालों का थोड़ा सा। बच्चे अब लाइव है, आ जाओ। अब हम लोग लाइव है इस समय, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो मैं ये समझा रहा था कि ये मिनिस्टर है और ये हाउस है, मतलब ये भी नाउन है ये भी नाउन है। हमने पढ़ा कि वन ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन हमें प्लुरल लिखने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ। अब मिनिस्टर को प्लुरल लिखें या हाउस को प्लुरल लिखें, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है। अच्छा, हम कुछ बता नहीं सकते इनमें से किसको प्लुरल लिखें, क्योंकि हो सकता है कई मिनिस्टर्स रहे, उनमें से किसी एक के मिनिस्टर को घर को रेफर करना हो, तो हमें मिनिस्टर्स को प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हो सकता है एक ही मिनिस्टर रहा, उसके घर कहीं रहे हो, उनमें से किसी एक घर को रेफर करना हो। ठीक है। अब चूंकि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन सेंटेंस तो गलत है, सही करना ही पड़ेगा। तो मैं बताता हूं, जब इसको सही करोगे ना, तो ये ऑफ जो है ना,
मतलब ये जो पजेसिव केस है इसको रिमूव कर देना और इस सेंटेंस को इनमें से किसी एक तरीके से लिखना। या तो इसको लिखना द बिजनेसमैन स्टेड एट वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द मिनिस्टर। वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द मिनिस्टर लिखने से ये हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि मिनिस्टर एक ही है, उसके घर कई हैं, उनमें से किसी एक घर पे जाके रुक गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो द बिजनेसमैन स्टेड एट द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मिनिस्टर्स कई थे, उनमें से किसी एक के घर पे जाके ये रुक गया। तो अगर हम वन ऑफ द मिनिस्टर्स लिखेंगे तो इसका मतलब मिनिस्टर्स कई थे, उनमें से किसी एक को हम रेफर कर रहे हैं। वन ऑफ द हाउसेज लिखेंगे तो इसका मतलब हाउस कई थे, मिनिस्टर एक ही था, उनमें से किसी एक हाउस पे जाके रुक गया। तो इस एग्जाम्पल से हमें दो चीजें समझनी है कि ये एग्जाम्पल तो हमारा गलत है ही है कि भी वन ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन तो हमें प्लूरली लिखना पड़ेगा, सिंगुलर हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम प्लूरल करें कैसे, ये भी कंफ्यूजन है। सेंटेंस में ऑब्जेक्टिवली ऐसा कोई हमें हिंट तो पहले से दे नहीं रखा है जिससे हम जान पाए कि कई मिनिस्टर थे, कई हाउस थे। तो जो भी हम करेक्शन करेंगे ना, वो करेक्शन हमारा सब्जेक्टिव होगा। मतलब हम चाहे मिनिस्टर को प्लूरल कर लें, चाहे हाउस को प्लूरल कर लें, वो हमारी अपनी सोच होगी। लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्टिवली ऐसा कोई आंसर दे नहीं रखा। तो जब उसको करेक्ट करोगे ना, तो पजेसिव केस जो है वो अपस्ट्रॉफी के साथ रिमूव करके ऑफ प्रिपोजिशन के साथ लिखना, ठीक है। नहीं तो एम्बिग्यूटी हमेशा बनी रहेगी और पता नहीं चल पाएगा कि वन किसके लिए यूज हो रहा है। अब अगर हम ऐसे लिख देंगे ना वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द मिनिस्टर, तो ये क्लियर हो गया कि भाई वन हाउसेज के लिए यूज हो रहा है। या हम लिख देंगे द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, तो भी ये क्लियर हो गया कि भाई वन मिनिस्टर के लिए यूज हो रहा है। तो वन ऑफ के बाद में जब नाउन प्रोनाउन लिखते हो, मतलब पजेसिव केस लिखते हो, तो अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं, ऑफ प्रिपोजिशन का यूज किया करो, ठीक है। और वन ऑफ ईच ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल लिखा करो, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लिख रखा है, इसका आंसर अपने आप बताओ। Someone has stolen one of the guests' bag. इस क्वेश्चन को भी अपने आप समझो और इसको सही करो। क्वेश्चन नंबर 17 को बच्चे समझो और इसका आंसर अपने आप बताओ। अब देखो इसमें भी वही दिक्कत है भाई, हमने वन ऑफ द गेस्ट बैग लिख दिया, तो हमने पढ़ा कि वन ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन हमें प्लूरल लिखने पड़ते हैं। अब ना तो हमने गेस्ट को, जो कि पजेसिव केस का नाउन है, प्लूरल लिख रखा है, और ना ही हमने बैग को, जो कि पजेशन का नाउन है, उसको प्लूरल फॉर्म में लिख रखा है। तो ये गलत है। अब या तो हम गेस्ट को प्लूरल करें या बैग को प्लूरल करें, ठीक है। अब हमें ये पता तो है नहीं सिचुएशन क्या है भाई। मान लो एक गेस्ट था, उसका कई बैग थे, एक बैग किसी ने चोरी कर लिया, तब तो हमें बैग को प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लो कई गेस्ट रहे हो, उनमें से किसी एक गेस्ट का बैग चोरी कर लिया गया हो, ठीक है। तो हमें ये सही करना है। तो सही करने के लिए मैं बता देता हूं फिर से, इसको ऐसे ही सही करना। या तो लिखना वन ऑफ द बैग्स ऑफ द गेस्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि गेस्ट एक ही था, उसके बैग कई थे, उनमें से एक बैग को किसी ने चुरा लिया, ठीक है। या फिर ऐसे लिखना द बैग ऑफ वन ऑफ द गेस्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि गेस्ट कई थे, उनमें से किसी एक गेस्ट के बैग को चुरा लिया, ठीक। तो बस ये ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में, ईच ऑफ के बाद में, ईदर ऑफ के बाद में, नीदर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन को प्लूरल लिखना है, ठीक है। और पजेसिव केस का यूज अपॉस्ट्रोफी के साथ नहीं करना है, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, पता नहीं चल पाता वन किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसको ऑफ प्रिपोजिशन के साथ लिखना है। चलो अब आ जाओ 18th क्वेश्चन पे। दे फाउंड आर मॉडल मोर रियलिस्टिक देन द मॉडल ऑफ कमल्स। 18th का आंसर बताओगे तुम लोग एक बार, अपने आप बताओ आंसर, फिर मैं समझाता हूं। दे फाउंड आर मॉडल मोर रियलिस्टिक देन द मॉडल ऑफ कमल्स।
चलो बढ़िया आंसर बता रहे हो तुम लोग। अब देखो इसे समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा। जैसे हमने पढ़ा कि सपोज ये लिखा है राम्स कार्स, तो हमने इसे कार्स ऑफ राम लिख दिया। ठीक है, क्या हम इसे कार्स ऑफ राम्स भी लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिख सकते। देखो होता पता है क्या, ये जो हम पजेसिव केस लिखते हैं अपस्ट्रॉफी के साथ में और ऑफ प्रिपरेशन के साथ में, ये दोनों ही हुज का रिप्लाई होते हैं। ये दोनों ही हुज का रिप्लाई होते हैं, राम्स भी और ऑफ राम भी। ठीक है, तो अभी हमारी मर्जी चाहे हम ऐसे लिख दें या वैसे लिख दें, लेकिन अगर हम कार ऑफ राम्स लिख देंगे तो जो ऑफ प्रिपरेशन है ना, इसका ऑब्जेक्ट है राम्स, तो बन नहीं सकता क्योंकि ये पजेसिव केस है। और हमने पढ़ा था कि पजेसिव केसेस जो होते हैं वो हमेशा किसी पजेशन को रेफर करते हैं। तो राम्स तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन नहीं सकता, ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो इसका मतलब राम्स किसी और को रेफर कर रहा होगा। पजेसिव केस है ना, तो किसी ने किसी को रेफर कर रहा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस पजेसिव केस के थ्रू हम कार को रेफर कर रहे थे, लेकिन कार को और राम को रिलेट करने के लिए हमने ऑफ प्रिपरेशन लिख दी। तो आज तो ये नेट वाले ही नाक में दम करके रख देंगे मुझे लग रहा है। चलिए आ जाइए हम लोग बात कर, अब आ गया नेट इस समय। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि भाई अगर आप अपस्ट्रॉफी लिख रहे हो पजेसिव केस बनाने के लिए और ऑफ प्रिपरेशन लिख रहे हो, तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट ही होते हैं। राम्स कार्स को हम कार्स ऑफ राम लिख सकते हैं, लेकिन कार ऑफ राम्स नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर कार ऑफ राम्स लिख दोगे ना, तो ये जो राम्स पजेसिव केस है ये किसी और को रेफर करेगा। लेकिन हमें पता है हमें कार को रेफर करना था, किसी और को तो रेफर नहीं करना था। और कार को और राम को तो हमने ऑफ प्रिपरेशन से लिंक कर ही दिया, तो अब हमें इसे पजेसिव केस की जरूरत नहीं है, रिमूव कर दो। ठीक है, अब यहाँ ना, ये जो हमने लिखा था फाउंड द मॉडल ऑफ, दे फाउंड आवर मॉडल मोर रियलिस्टिक देन द मॉडल ऑफ कमल्स। अभी हमने द मॉडल ऑफ कमल्स लिखा ना, यहाँ पे इस ऑफ प्रिपरेशन का यूज किया जा रहा है मॉडल को और कमल को रिलेट करने के लिए। अच्छा, अगर हम कमल्स लिख देंगे पजेसिव केस, तो ये किसी और को रेफर करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी और की बात नहीं हो रही, बात मॉडल की हो रही थी। मॉडल को और कमल को हमने ऑफ से रिलेट कर ही दिया, तो इस पजेसिव केस की हमें जरूरत नहीं है। इसको सिंपली लिखो द मॉडल ऑफ कमल। अच्छा, द मॉडल ऑफ कमल नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, कमल्स मॉडल। ये आंसर है। वीडियो स्टार्ट हो गया ना? हाँ बच्चे, ये बीच बीच में असल में ना आज मौसम भी ठीक नहीं है और डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चलो, तो हमने अब नेक्स्ट में जाओ। योर जॉब इज मच बेटर देन द जॉब ऑफ मोहन्स। इसका भी आंसर एक बार अपने आप बताओ। योर जॉब इज मच बेटर देन द जॉब ऑफ मोहन्स। बेटा 17 का आंसर बताओ। 17 बता रहा हूं, 19। योर जॉब इज मच बेटर देन द जॉब ऑफ मोहन्स। ठीक है, अब देखो इसका भी आंसर यही है। ये जो हमने लिखा ना, जॉब ऑफ मोहन्स, यहाँ पे ये पजेसिव केस जो हमने यूज किया ना मोहन्स, ये मोहन की जॉब को रेफर करने के लिए यूज किया गया, लेकिन हमने जॉब को और मोहन को तो ऑफ प्रिपरेशन से रिलेट कर ही दिया, तो अब हमें इस पजेसिव केस की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, अगर पजेसिव केस लिखना ही है तो ऐसे लिख सकते हो, मोहन्स जॉब। हालांकि मैं फिर से बताऊंगा, ये जॉब लिखना जरूरी नहीं, केवल मोहन्स लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जॉब पहले से ही मेंशन है। योर जॉब इज मच बेटर देन मोहन्स, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब ये 20th है, इसका आंसर और बताओ। योर फ्रेंड्स जॉब इज मच बेटर देन द जॉब ऑफ मोहन या जॉब ऑफ मोहन्स। मतलब हम क्या लिखें यहाँ पे, मोहन लिखें या मोहन्स लिखें, ये बताओ। बेटा 20th का आंसर बताएं। योर फ्रेंड्स जॉब इज मच बेटर देन द जॉब ऑफ मोहन या जॉब ऑफ मोहन्स। अब इस बार समझना, अब चाहे मोहन लिख दो या मोहन्स लिख दो, दोनों ही सही है। ठीक है, अब देखो अगर हम लिखेंगे द जॉब ऑफ मोहन्स,
अगर हम लिखेंगे द जॉब ऑफ मोहन्स, तो इसका मतलब हो जाएगा मोहन्स फ्रेंड। क्योंकि जैसे हमने ये मोहन्स पजेसिव केस लिखा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम चाहें ना तो उस पजेसिव केस का मतलब फ्रेंड मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे योर फ्रेंड है, वैसे मोहन्स का मतलब मोहन का फ्रेंड हो जाएगा। तो अगर हम मोहन्स लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा योर फ्रेंड्स जॉब इज मच बेटर देन द जॉब ऑफ मोहन्स। मोहन्स का मतलब मोहन के फ्रेंड, कि तुम्हारे फ्रेंड की जॉब जो है वो मोहन के फ्रेंड की जॉब से ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम केवल मोहन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द जॉब ऑफ मोहन का मतलब हो जाएगा मोहन्स जॉब। ठीक है, कि द जॉब ऑफ मोहन का मतलब हो जाएगा मोहन्स जॉब, कि तुम्हारी फ्रेंड की जॉब मोहन की जॉब से अच्छी है। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे हो सकते हैं जहां पर हम मोहन से या मोहन कुछ भी लिख सकते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जब हम यहाँ पे मोहन्स भी लिख सकते हैं मोहन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मोहन्स क्यों नहीं लिख पाए भाई? जो हमारा 19th क्वेश्चन था इसमें मोहन्स क्यों नहीं लिख पाए? तो इसका आंसर ये है कि हम इसमें मोहन्स इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि यहाँ पे मोहन्स हमने जो पजेसिव केस लिखा है ना, वो किसी पजेशन को रेफर करेगा। अच्छा, जिस पजेशन को वो रेफर करेगा जॉब वो हमने पहले से मेंशन कर ही रखा था, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे मोहन्स हम इसलिए सही मान सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मोहन्स का मतलब जॉब नहीं मानेंगे, यहाँ पे मोहन्स का मतलब मोहन का फ्रेंड मान लेंगे, तो सही हो जाएगा भाई। फ्रेंड की बात हो रही है ना, योर फ्रेंड, तो वैसे मोहन्स का मतलब मोहन्स फ्रेंड हो गया। तो यहाँ पे चाहे मोहन लिखो या मोहन्स लिखो, दोनों ही सही है। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। योर फ्रेंड इज योर फ्रेंड्स जॉब इज मच बेटर देन द जॉब ऑफ मोहन का मतलब हो गया तुम्हारे फ्रेंड की जॉब मोहन की जॉब से अच्छी है। योर फ्रेंड्स जॉब इज मच बेटर देन द जॉब ऑफ मोहन्स का मतलब हो जाएगा कि तुम्हारे फ्रेंड की जॉब मोहन के फ्रेंड की जॉब से अच्छी है। ठीक है, चलो ये बातें ध्यान रखना पजेसिव केसेस की। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये भी नाउन के हैं, कई बार ये भी पेपर में आ चुके हैं और आते भी रहते हैं। ही इज द मोस्ट आर्टिकुलेट एंड सेल्फ पजेस्ड फैमिली मेंबर। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक तुम्हें आंसर मतलब एक छोटा सा एग्जांपल और समझा देता हूं, उसे समझना। मान लो मैंने किसी पर्सन के लिए कहा ही इज माई फैमिली मेंबर, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे दो चीजें तुम्हें समझनी है। जैसे फैमिली और मेंबर जो है ना, ये दोनों नाउन है, और दोनों नाउन मिलके कंपाउंड नाउन बन गए। तो हमने पढ़ा कि भाई दो नाउन्स को मिलाकर हम एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया कार ड्राइवर, तो कार एक व्हीकल हो गया, ड्राइवर एक पर्सन हो गया, दोनों को मिलाकर हमने कंपाउंड नाउन बना दिया कार ड्राइवर। वैसे हमने लिख दिया फैमिली मेंबर। लेकिन ध्यान देना, जब हम दो नाउन्स को कंपाउंड नाउन बना के लिखते हैं ना, तो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कार व्हीकल है और ड्राइवर पर्सन है। ठीक है, लेकिन फैमिली और मेंबर में ऐसा नहीं है। फैमिली होती है ग्रुप, ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है, और अगर कोई पर्सन इसका पार्ट है, जैसे मान लो ये वो पर्सन हो गया मेंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये फैमिली है, तो फैमिली एक ग्रुप है और ये एम जो है मेंबर वो इसका पार्ट है। तो हमने पढ़ा कि पार्ट को और उसके ग्रुप मतलब टोटल को रिलेट करने के लिए हमें ऑफ प्रिपरेशन लिखनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये कि टोटल हो गया ए, और एक्स वाई और जी इसके पार्ट हो गए। तो अगर हम एक्स और ए का रिलेशन शो करेंगे ना, तो हमें लिखना पड़ेगा एक्स ऑफ ए। तो ऑफ प्रिपरेशन का मतलब हो गया पार्ट एंड टोटल। एक्स पार्ट है, ए टोटल है। अच्छा, अगर हम लिख देंगे ए ऑफ एक्स तो हो जाएगा गलत। तो किसी चीज के पार्ट और उसके टोटल को रिलेट करने के लिए हमें ऑफ प्रिपरेशन का यूज करना चाहिए। तो जो हमने ही इज फैमिली मेंबर लिखा ना, गलत हमने लिख दिया, क्योंकि जो मेंबर है वो इस फैमिली का पार्ट है। तो पार्ट को और टोटल को रिलेट करने के लिए हमें ऑफ प्रिपरेशन का यूज करना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना चाहिए, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, ऐसे। ये तरीका गलत है। तो जब हम कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं तो वो दोनों नाउन जनरली अलग अलग होते हैं। ठीक है, हाँ, फैमिली अलग नाउन मेंबर अलग नाउन हो तो ये सही है। जैसे कार ड्राइवर हमने लिखा तो कार अलग नाउन है, ड्राइवर अलग नाउन है, दो सेपरेट नाउन है, मिला के हमने कंपाउंड नाउन बना लिया। लेकिन फैमिली मेंबर में ऐसा नहीं होता है, ये दोनों एक ही नाउन है। मतलब फैमिली जो है वो ग्रुप है, मेंबर उसका पार्ट है। तो पार्ट को टोटल को रिलेट करने के लिए ऑफ प्रिपरेशन का यूज क्या करो, तो इसको लिखो अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, एक चीज और देखो लगे हाथ तो समझा देता हूँ। मान लो अगर मैं लिख दूं ही इज माई फैमिली डॉक्टर, ही इज माई फैमिली डॉक्टर, या हम लिख दें ही इज माई फैमिली फ्रेंड, तो ये सही हो जाएगा। ये इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि जो मेंबर है वो फैमिली का पार्ट है, लेकिन डॉक्टर फैमिली का पार्ट नहीं होगा। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, और जो भी डॉक्टर है वो इस ग्रुप से बाहर होगा। ठीक है,
तो हम फैमिली डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर गलत होंगे। अब बेटा बफर नहीं हो रहा होगा, अब सही चल रहा है, ठीक है। तो फैमिली मेंबर मत लिखा करो। कुल मिला के बात ये है, कभी भी किसी पार्ट को उसके टोटल से रिलेट करना हो तो ऑफ प्रिपोजिशन का यूज क्या करो। तो ये जो हमने लिखा है ना, ही इज द मोस्ट आर्टिकुलेट एंड सेल्फ पजेस्ट फैमिली मेंबर, इसको लिखो ही इज द मोस्ट आर्टिकुलेट एंड सेल्फ पजेस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, या द फैमिली, या जो भी, ठीक है। बेटा अब पॉज नहीं हो रहा होगा, अब सही चल रहा है। जब होगा तो मैं भी जान जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मेरे सामने स्क्रीन होती है ना, तो मैं इससे जान जाता हूँ। नेक्स्ट में आ जाओ, शी इज अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ अ फीमेल लंचन क्लब, ठीक है। देखो, जैसे ये मेल और फीमेल वर्ड्स जो होते हैं ना, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। मेल और फीमेल वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, इनका यूज हम नाउन्स के साथ करते हैं। जैसे हमने लिख दिया कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट, या हमने लिख दिया नेबर्स, मेल नेबर्स, फीमेल नेबर्स, या हमने लिख दिया यहाँ पे टूरिस्ट, मेल टूरिस्ट, फीमेल टूरिस्ट, ठीक है। या हमने लिख दिया प्लेयर्स, मेल प्लेयर्स, फीमेल प्लेयर्स, वगैरह वगैरह जो भी। तो ये जो मेल फीमेल एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये दे डिस्क्राइब द जेंडर ऑफ द नाउन। तो इनका यूज हम करते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स के साथ में, कॉमन जेंडर के नाउन्स। कॉमन जेंडर समझ रहे हैं? एक तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का यूज हम करते हैं ऐसे नाउन्स के लिए जो मेल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पे लिखा किंग। फिर एक होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का यूज हम करते हैं ऐसे नाउन के लिए जो कि फीमेल होता है, जैसे कि हमने लिखा क्वीन। फिर एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर नाउन्स वो होते हैं जो हम मेल या फीमेल में से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फ्रेंड, तो फ्रेंड कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। या हमने लिखा प्लेयर, प्लेयर कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। या हमने लिखा सिंगर, सिंगर कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। तो ये होते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब जो महिला या पुरुष किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, ऐसा नाउन, ठीक है। अच्छा, एक इंग्लिश में और नाउन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूटर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जैसे मार्कर, ठीक है, चेयर, वगैरह वगैरह। तो जो मेल फीमेल एडजेक्टिव्स होते हैं इनका यूज हम करते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स के साथ में, ये बताने के लिए कि वो मैस्कुलिन है, मेल है या फीमेल है, ठीक। जैसे हमने मेल कैंडिडेट्स लिखा तो इसका मतलब बॉयज, फीमेल कैंडिडेट लिखा तो इसका मतलब गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, शी इज द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ फीमेल लंचन क्लब। तो हमने फीमेल एडजेक्टिव का यूज किया क्लब नाउन के साथ में। अच्छा, क्लब कोई पर्सन तो है नहीं, क्लब है न्यूटर जेंडर का नाउन। न्यूटर जेंडर का मतलब नॉन लिविंग। तो अगर ये नॉन लिविंग है तो हम इसके बाद में मेल फीमेल का यूज नहीं कर सकते। यहां पे लिखो लेडीज, प्लूरल फॉर्म में लेडीज लिख के अपॉस्ट्रोफी लगाना, पजेसिव केस में ए हटा देना। तो हम लिखेंगे शी इज अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ लेडीज लंचन क्लब, ठीक है। फिर से देखो मैं समझा देता हूं। मेल फीमेल एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका यूज क्या करो उन नाउन्स के साथ में जो कि कॉमन जेंडर के होते हैं, ठीक है। क्लब न्यूटर जेंडर नाउन है, वो मेल या फीमेल नहीं होता, उसके साथ में इसका यूज मत करो। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर अ फीमेल सीट, तो ये गलत हो गया क्योंकि सीट न्यूटर जेंडर है, नॉन लिविंग होती तो वो मेल फीमेल हो नहीं सकती। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा लेडीज सीट। लेडीज सीट का मतलब सीट फॉर लेडीज। रिजर्व सीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मेल फीमेल एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका यूज उन नाउन्स के साथ किया करो जो कि कॉमन जेंडर के होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको हम मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो उनके साथ इनका यूज मत किया करो, ठीक है। विमेन का यूज मत करो बच्चे, अभी मैं बता दूंगा क्यों नहीं कर रहे विमेन का यूज, अगले एग्जांपल से समझ जाओगे। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा men have created an economic position of advantage over females। अब यहां पे देखो ये ओवर है प्रेपोजिशन, फीमेल्स इस प्रिपोजिशन का है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ओवर प्रिपोजिशन है, फीमेल्स उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मेल और फीमेल एडजेक्टिव होते हैं, तो अगर ये एडजेक्टिव होते हैं तो पहली बात तो ये ओवर प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। दूसरी बात हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। और तीसरी बात,
अगर हम मान लो कभी फीमेल्स लिख भी दें, तो फीमेल्स का मतलब हो जाएगा ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म का मतलब जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, एनिमल्स भी इंक्लूडेड होंगे, बर्ड्स भी इंक्लूडेड होंगे, इंसेक्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे, गॉड्स भी इंक्लूडेड होंगे, डेमंस भी इंक्लूडेड होंगे, सारे इंक्लूड हो जाएंगे जिसमें। लेकिन जिस तरीके से सेंटेंस लिखा उस तरीके से हमें पता है कि यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। अभी जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके जेंडर स्पेसिफिक दो कॉमन नाउन्स होते हैं। ह्यूमंस दो होते हैं, या तो मेल या फीमेल। तो जो ह्यूमंस मेल जेंडर के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के होते हैं, उनका कॉमन नाउन होता है मैन। जो ह्यूमन बींग्स फेमिनिन जेंडर के होते हैं उनका कॉमन नाउन होता है वुमेन। तब जब हमें ह्यूमन बींग्स को रेफर करना होता है उनके जेंडर के बेसिस पे, तब हम मैन वुमेन का यूज करते हैं। फिर से देखो समझ लेना, ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, उनके जेंडर स्पेसिफिक कॉमन नाउन्स मैन और वुमेन होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उनका कॉमन नाउन होता है मैन, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स फेमिनिन जेंडर होते हैं उनका कॉमन नाउन होता है वुमेन, ठीक है। तो मैन और वुमेन का यूज हम करते हैं जनरल सेंस में ह्यूमन बींग्स के लिए। जब हमें स्पेसिफिक सेंस में रेफर करना होता है तो लेडीज का यूज क्या करो, जैसे वहां पे कोई क्लब है महिलाओं का, तो अब हम सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली उन महिलाओं की जिन्होंने उस क्लब को फॉर्म किया, जो उसकी मेंबर है, तो हम वहां पे लेडीज लिख रहे थे। लेकिन अगर हमें इन जनरल रेफर करना है तो हम मैन और वुमेन का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने लिखा मैन हैव क्रिएटेड इन इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ एडवांटेज ओवर फीमेल्स, तो यहां पे हम मैन और वुमेन को इन जनरल रेफर कर रहे हैं, तो अब लिखो वुमेन। लेकिन अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक प्लेस से, एक स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड महिलाओं को रेफर करना है तो लेडीज लिखा करो। लेकिन जब बात जनरल की हो रही हो, किसी स्पेसिफिक प्लेस की महिलाओं की नहीं, किसी स्पेसिफिक काम को करने वाली महिलाओं की नहीं, तो वुमेन लिखा करो, ठीक है। अब वीडियो बेटा बफर नहीं हो रहा, अब सही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, दे हैव नॉट गॉट एन इनवाइट टू द मैरिज। फोर्थ का आंसर एक बार तुम लोग अपने आप तो बताओ, दे हैव नॉट गॉट एन इनवाइट टू द मैरिज। फोर्थ क्वेश्चन का बच्चों को आंसर बताओ। हाँ, जैसे इनविटेशन लिखा ना, मैं बता देता हूँ बच्चे, इनवाइट भी नाउन होता है, इनवाइट भी वर्ब होता है, ठीक है। हाँ, इनवाइट नाउन वर्ब दोनों ही होता है, तो वो सही है, उसमें मिस्टेक नहीं, कुछ और सोचो। मैं बता देता हूँ आंसर, क्यों टाइम खराब करोगे अपना। वेडिंग लिख दो, आंसर तो है वेडिंग। अब वेडिंग क्यों लिखा है इसको यहां से समझना, देखो मैरिज एंड वेडिंग ये दोनों नाउन होते हैं। डिफरेंस इनमें क्या है, मैरिज इज द नेम ऑफ अ रिलेशन या स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। तो जो मैरिज है ना, दैट इज द नेम ऑफ द रिलेशन या स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है। वेडिंग इज द नेम ऑफ सेरेमनी और इवेंट। तो वेडिंग जो है ना, वेडिंग हम कहते हैं एक इवेंट को, मतलब जहां शादी होती है, ठीक है। और मैरिज होता है रिलेशन का नाम। अब जैसे किसी पर्सन ने हमें इनविटेशन भेजा, तो वो इनविटेशन इवेंट का, सेरेमनी का होता है, रिलेशन का तो होता नहीं, तो हमें उसको कहना चाहिए वेडिंग। या जैसे जो लोग प्लान करते हैं पूरे इवेंट को, उन्हें हम कहते हैं वेडिंग प्लानर, ठीक है, वेडिंग प्लानर कहते हैं। या जैसे जो कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेशन इवेंट का नहीं होता, वो रिलेशन का होता है, तो हम उसे कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे लिखो वेडिंग। वेडिंग का मतलब हो गया इवेंट जहां पे शादी होती है, और वो जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं मैरिज। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, देयर डैश लास्टेड फॉर 3 years ओनली। जैसे हमने लिखा देयर डैश लास्टेड फॉर 3 years ओनली, तो अब हमें पता है कि हम यहाँ पे इवेंट या सेरेमनी को नहीं, उनके रिलेशन को रेफर कर रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे मैरिज। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, हिंदी में हम मैरिज और वेडिंग दोनों का मतलब शादी मान लेते हैं, तो हम समझ नहीं पाते इस डिफरेंस को। लेकिन ध्यान रखना, मैरिज अलग नाउन है, वो रिलेशन का नाम होता है, और वेडिंग जो होता है वो इवेंट का नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव अ टेम्परेट वेदर। फिफ्थ का आंसर बताओ एक बार। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव अ टेम्परेट वेदर।
फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बता बेटा। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर बताया तुम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे एक नाउन हो गया वेदर और एक नाउन हो गया क्लाइमेट। अब जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि वेदर जो होता है और क्लाइमेट होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। वेदर होता है टेम्पररी एटमॉस्फेरिक स्टेट, टेम्पररी एटमॉस्फेरिक स्टेट, हमारे एटमॉस्फेयर की टेम्पररी स्टेट। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, ठीक है, तो सुबह से लेकर शाम तक ये कई बार बदलता रहता है। कभी धूप आ गई, कभी बादल आ गए, मतलब क्लाउडी है, स्टॉर्मी है, सनी है, ठीक है, ये सब वेदर होते हैं। ठीक है, स्नोई है। फिर क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर, ओवर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लाइमेट हम कहते हैं किसी जगह के एवरेज वेदर को। एवरेज वेदर भी कब का, सैकड़ों साल का, हजारों साल का, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में सुबह से लेकर शाम तक चेंजेस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेदर, इन्हें हम क्लाइमेट नहीं कहते। क्लाइमेट जो होता है वो परमानेंट होता है एक तरीके से, और वो चेंज होता है तो हजारों सालों में या सैकड़ों सालों में होता है। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा ना, मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैव अ टेम्परेट वेदर। जो टेम्परेट है ना, टेम्परेट का मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। ठीक है, तो ये वेदर का डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है, ये डिस्क्रिप्शन क्लाइमेट का हो रहा है। तो यहां पे लिखो क्लाइमेट। वेदर जो होता है वो सुबह से लेकर शाम तक 10 बार बदलता रहता है। तो ये अपना ध्यान देना है कि जो एवरेज वेदर होता है किसी जगह का, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, और जो वेदर होता है वो टेम्पररी सिचुएशन होती है, वो लेकर सुबह से लेकर शाम तक चेंज होती रहती है। ठीक, इट इज अ हैबिट टू ऑफर अ ड्रिंक। ये पेपर में वैसे क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अब बफरिंग नहीं हो रही है, बफरिंग होगी तो मैं पहले जानूंगा, तुम लोग बाद में जानोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। इट्स अ हैबिट टू ऑफर अ ड्रिंक और अ स्नैक टू गेस्ट। हाँ बेटा, वो असल में होता है ना, मेरे एंड पे जब नेटवर्क में दिक्कत होती है तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है, आपके एंड पे होगा तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब देखिए, किसी पर्सन का जो टिपिकल बिहेवियर होता है ना, टिपिकल बिहेवियर, कि टिपिकली वो पर्सन कैसे बिहेव करता है, उसे हम कहते हैं उसकी हैबिट। ठीक है, तो हैबिट हम कहते हैं किसी पर्सन की टिपिकल बिहेवियर को। ठीक है, पर्सनल। अच्छा, फिर होता है एक वर्ड कस्टम। कस्टम भी बिहेवियर को ही कहा जाता है, लेकिन ये एक बिहेवियर होता है जनरल। जनरल का मतलब पीपल इन जनरल जिसे फॉलो करें वो। ठीक है, देखो अब यहां पे समझाता हूं। कुछ मतलब किसी पर्सन का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई बिहेवियर है, तो हम उसे कहेंगे उसकी हैबिट। जैसे कोई पर्सन है, खाते हुए बात करता है तो उसकी आदत हो गई। ठीक है, या फिर जैसे मतलब आ, क्या कह सकते हैं, मान लो चाय के साथ बिस्किट खाता है तो उसकी हैबिट हो गई। ठीक है, लेकिन अगर लोग जनरली ऐसा करते हो, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, पीपल इन जनरल ऐसा करते हैं, तो हम उसे कस्टम कहते हैं। तो कस्टम और हैबिट दोनों ही नाउन्स से डिस्क्राइब करते हैं हैबिट को किसी पर्सन की। लेकिन अगर वो हैबिट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, मतलब वो बिहेवियर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, तो हम उसे कहेंगे हैबिट। लेकिन अगर वो किसी एक पर्टिकुलर से रिलेटेड नहीं है, जनरल से रिलेटेड है, जनरली लोग वैसे ही करते हैं, तो हम उसे कहेंगे कस्टम। अब यहाँ पे हमने लिखा ना, इट इज अ हैबिट टू ऑफर अ ड्रिंक और स्नैक टू गेस्ट, मतलब घर पे मेहमान आया तो उसको मतलब चाय पानी कुछ कराना, ये मतलब एक जनरल आदत है, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसको हमें हैबिट नहीं, इसको हमें कहना चाहिए कस्टम। ठीक है, एक वर्ड में तुम्हें बताता हूं, तुम लोग अगर इसका मीनिंग जानते हो, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया एक मतलब ऐसी डिजायर होती है पर्सन की कि वो चोरी करे बगैर रुक नहीं पाता। मतलब उसको अगर कोई ले रहा है ना, कि उसको मौका है तो वो चुरा लेता है। मतलब ये आदतन चोरी करता है, मतलब क्राइम नहीं, क्रिमिनल नहीं होता। ठीक है,
आदतन उसकी आदत ऐसी होती है कि अपने को रोक नहीं पाता चोरी करने से। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें ना, तो इट डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कस्टम, रादर इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हैबिट। इट इज अ हैबिट, मतलब इंडिविजुअल ट्रेट है ये, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। देर इज नॉट एनफ स्पेस फॉर वन मोर पैसेंजर इन दिस कार। देर इज नॉट एनफ स्पेस फॉर वन मोर पैसेंजर इन दिस कार। सेवंथ का आंसर बताएं। बिल्कुल बच्चे, ए आर्टिकल जरूर यूज होगा, तभी हमने लिख रखा है। मोहित ने सही आंसर किया है। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें समझा देता हूं। जैसे हमने लिखा देर इज नॉट एनफ स्पेस फॉर वन मोर पर्सन इन दिस कार। पहली बात तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि स्पेस जो होता है ना, ये कभी अब्सेंट नहीं होता। तुम लोगों ने पढ़ा होगा इवन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी स्पेस होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। दूसरी एक चीज समझना, एक इंग्लिश में वर्ड होता है, अगर तुमने कभी पढ़ा हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं रूम। रूम का यूज जब हम स्पेस के रिलेशन में करते हैं तो देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अनऑक्युपाइड स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अनऑक्युपाइड स्पेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, मतलब ऐसा स्पेस जिसको किसी ने ऑक्युपाई नहीं कर रखा है, ठीक है, और जिसका यूज हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पस से मतलब बैठना, उठना, डांस करना, घूमना फिरना, टहलना, तो उसको हम ये कहते हैं। अब एक मैं दूसरे आसान एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूं। मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा पार्क हो गया, ये कोई एक पार्क हो गया, ठीक है, और इस पार्क में एक ये प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड है, ठीक है, और बाकी सब पेड़ पौधे हैं, बाकी सब गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और ये प्लेग्राउंड है। अब मान लो हम इस प्लेग्राउंड में आए तो हमने देखा ये प्लेग्राउंड पहले से ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, कोई टीम यहाँ पे पहले से ही खेल रही है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि देर इज नो स्पेस इन दिस पार्क, देर इज मच स्पेस, लेकिन जो हमें जरूरत है खेलने के लिए वो ऑक्युपाइड है, वो खाली नहीं है, तो अब हम इसे कहेंगे रूम। देर इज नो रूम इन दिस पार्क। तो बस ये समझना है, रूम का मतलब है अनऑक्युपाइड स्पेस, मतलब जिसको किसी ने ऑक्युपाई नहीं कर रखा है वो स्पेस, और जिसका यूज हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर सकते हैं। पर्टिकुलर पर्पस से मतलब यही होता है उठना, बैठना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना वगैरह वगैरह। तो ये जो हमने स्पेस वर्ड लिखा ना, इसको हटा के यहाँ पे लिखो रूम। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल से देखो, मैं तुम्हें यही समझा देता हूँ। जैसे हमने लिखा देयर इज नॉट एनफ स्पेस फॉर वन मोर पैसेंजर इन दिस कार, तो ऐसा नहीं कि कार में स्पेस नहीं होगा, कार में तो स्पेस रहेगा, कार के ऊपर है, रूफ पे अगर कोई बैठ पाए तो बैठ जाए, ट्रंक पे पीछे बैठ पाए तो बैठ जाए, आगे बोनेट पे बैठ पाए तो बैठ जाए, लेकिन वहां तो कोई बैठेगा नहीं, उसको जगह चाहिए सीट पे, और जो उसको चाहिए बैठने के लिए वो जगह नहीं है, तो उसे हम रूम कहेंगे। स्पेस है कार में और रहेगा, लेकिन वो स्पेस यूजेबल नहीं है, जो यूजेबल है उसको हम कहते हैं रूम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिज हेल्थ वर्सनड डे बाई डे, डेज बाई डेज लिखा है फिलहाल में। एट्थ क्वेश्चन का भी आंसर बताएं एक बार। हिज हेल्थ वर्सनड डेज बाई डेज, डे बाई डे आ जाएगा, ठीक है। देखो, जब हम किसी सीरीज या सीक्वेंस ऑफ नाउन्स को रेफर करें, जब हम नाउन्स की किसी सीरीज या सीक्वेंस को रेफर करें तो नाउन्स को सिंगुलर नंबर में लिखा करो, क्योंकि जो सीरीज या सीक्वेंस होती है ना वो यूनिट के थ्रू फॉर्म होती है, वन बाय वन। तो जैसे हमने लिखा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, या हमने लिखा डोर टू डोर, या हमने लिखा वर्ड फॉर वर्ड, ऐसे। तो अगर हमें किसी सीरीज ऑफ नाउन्स को या सीक्वेंस ऑफ नाउन को रेफर करना है तो उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखा करो, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें हम प्लूरल लिख दें, हम लिख दें मैन आफ्टर मैन, तो ये गलत हो जाएगा, हमें इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैन आफ्टर मैन। तो अगर हम किसी सीरीज ऑफ नाउन्स को या सीक्वेंस ऑफ नाउन्स को रेफर करें तो उन नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में लिखा करो, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, सीरीज या सीक्वेंस यूनिट के थ्रू फॉर्म होती है, वन बाय वन, ठीक है। तो इसका यही आंसर है, डे बाय डे। नेक्स्ट पे आ जाओ, द होम हैज बिलोंग्ड टू हिज फैमिली फॉर 3 जनरेशंस।
द होम हैज बिलोंग्ड टू हिज फैमिली फॉर 3 generations। देखो इसका आंसर भी मैं बता देता हूं। हमारे पास एक नाउन हो गया होम और एक हो गया हाउस। अब सबसे पहले समझना, होम हम कहते हैं रेजिडेंस को। रेजिडेंस का मतलब जहां पर भी कोई पर्सन रहता है उसे हम कहते हैं होम। अच्छा, हाउस हम कहते हैं किसी बिल्डिंग को जो दीवार और छत जिसमें होती है। अब ऐसा समझना, कोई पर्सन मान लो किसी फ्लैट में रहता है तो वो फ्लैट उसका होम है। कोई पर्सन किसी बिल्डिंग में रहता है तो बिल्डिंग उसका होम है। ठीक है। कोई पर्सन किसी सोसाइटी में रहता है तो वो सोसाइटी उसका होम है। कोई पर्सन किसी सिटी में रहता है तो वो सिटी उसका होम है। किसी पर्सन कोई स्टेट में रहता है तो स्टेट उसका होम है। वो जिस कंट्री में रहता है तो कंट्री उसका होम है। इंडिया इज माई होम। मान लो कोई पर्सन जंगल में रहता है तो जंगल उसका होम है। रेगिस्तान में रहता है तो डेजर्ट उसका होम है। पहाड़ों पे रहता है तो माउंटेन्स उसका होम है। तो होम का मतलब है रेजिडेंस। लेकिन बिल्डिंग का मतलब होता है स्पेसिफिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दीवारें हो, छत हो। ये हमें समझना है। अब होम जो होता है ना, वो किसी चीज मतलब कोई पर्सन जो होता है वो अगर ऑनर होता है तो वो हाउस का ऑनर होता है। होम का कोई ऑनर नहीं होता है, क्योंकि वो कोई कॉन्क्रीट थिंग नहीं होती जिसको आप ओन कर सकते हो। हम ऑनर्स होते हैं। हम जैसे रजिस्ट्री करवाते हैं या जो हम टैक्स पे करते हैं वो हाउस टैक्स होता है। हाउस के रिगार्डिंग हम टैक्स पे करते हैं, होम को लेकर कोई नहीं करता। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज और होती है, होम का मतलब होता है यूनिट ऑफ सोसाइटी। अ यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज की इकाई। जैसे हमारा पूरा समाज है, इंसान है। ठीक है। अब इसमें हर एक की अपनी अपनी फैमिली है, मतलब तो वो एक होम है उसका। मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे बच्चे हैं, तो वो मेरा होम है। पड़ोसी के अपने हैं, तो उसका अपना होम है। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना, द होम हैज बिलोंग टू द फैमिली फॉर 3 generations, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ना तो रेजिडेंस को रेफर किया जा रहा है, ना यूनिट ऑफ सोसाइटी को रेफर किया जा रहा है। यहाँ पे रेफर किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को जो कि 3 जनरेशन से किन्हीं लोगों के साथ है या किन्हीं लोगों का उस पर मालिकाना हक है। तो यहाँ पे लिखो हाउस। द हाउस हैज बिलोंग टू हिज फैमिली फॉर 3 generations। तो ये हमारा आंसर है। तो हाउस का मतलब हो गया एक स्ट्रक्चर जिसमें दीवारें हैं और छत है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग। और होम का मतलब हो गया रेजिडेंस। होम बिल्डिंग ही नहीं है, होम कुछ भी हो सकता है, सिटी भी हो सकती है, जंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, आई डोंट हैव एनी कॉज टू डाउट हिज वर्ड। अब देखो इसमें समझना, ये असल में नाउन्स है ना, इनके डिफरेंस पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कॉज है और रीजन है। कॉज इज व्हाट मेक समथिंग हैपन। कॉज हम कहते हैं किसी ऐसी चीज को जिसकी वजह से कुछ हुआ होता है। अच्छा, रीजन हम कहते हैं व्हाट जस्टिफाइज समथिंग। व्हाट जस्टिफाइज समथिंग। मान लो हमने कुछ किया तो हमने क्यों किया ये बताने के लिए जो हम बोलते हैं वो होता है रीजन। अब देखो, जैसे सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट जो होता है इसके पीछे कॉज होता है, केयरलेसनेस है। ठीक है, लापरवाही है। ठीक है। आ, कुछ भी रीजन नहीं होता, क्योंकि एक्सीडेंट पर जनरली आदमी जानबूझ कर नहीं करता। लेकिन मान लो कोई लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बाइंग अ कार, कार खरीदी कोई उन्होंने खास। तो उन्होंने कार क्यों खरीदी, इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। भाई वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं या सुविधा चाहते हैं। ठीक है। जो भी रहा होगा, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। दूसरा देखो, जैसे कोई पर्सन है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो अगर उसने सुसाइड कमिट किया तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, उसने ऐसा क्यों किया, डिप्रेशन में था, घाटे में था, जिस वजह से भी रहा हो। लेकिन मान लो कोई पर्सन है सफोकेशन से मर गया, दम घुटने की वजह से मर गया। तो इसके पीछे कॉज है। सफोकेशन जो है इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉज, इट इज नॉट द रीजन। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कॉज है जिसकी वजह से वो पर्सन मर गया। ठीक है। मान लो अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो इसके पीछे कॉज है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। लेकिन मेहमान आ गए घर पे, तो इसके पीछे कोई कॉज नहीं है, इसके पीछे रीजन है कि वो हमसे मिलने आए होंगे, हालचाल पूछने आए होंगे, इनवाइट करने आए होंगे, लेकिन कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जरूर होगा। तो बस ये हमें समझना है कि जब हम कोई काम डेलिबरेटली करते हैं